और तूफान मिगजॉम जिसका कहर लगातार जारी है। बंगाल की खाड़ी से आए मिगजॉम तूफान का जो लैंडफॉल है वो शुरू हो चुका है, जो अगले कुछ घंटों तक जारी रहेगा और इस दौरान ये उत्तर दिशा में बढ़ते हुए आंध्र प्रदेश तट को पार करेगा। मौसम विभाग के मुताबिक तूफान के दौरान की जो हवा की रफ्तार रहेगी, जो अभी भी चल रही है, वो 90 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार है, जिसमें 110 किलोमीटर प्रति घंटा तक के झोंके भी आएंगे। तूफान के चलते तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ओडिशा, पश्चिम बंगाल को फिलहाल अलर्ट पर रखा गया है। अब आपको दिखाते हैं 5 तस्वीरें, जहां पर आप देखकर ये समझ सकते हैं कि किस तरीके की तबाही जो है वो फिलहाल अभी इस तूफान ने मचाई है। तमिलनाडु के कुछ जो जिले हैं वहां पर कल से सार्वजनिक अवकाश घोषित कर दिया गया है। चेन्नई, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, विजयवाड़ा और तिरुपति की ये तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं, जहां पर हर जगह पानी ही पानी आपको नजर आ रहा होगा। चेन्नई में तो कल से भारी बारिश हो रही है, जिसके चलते जनजीवन बिल्कुल अस्त व्यस्त हो चुका है। यहाँ पर जो एयरपोर्ट था वहां पर रनवे पर पानी भर गया था, जिसकी वजह से कल उसको बंद कर दिया गया था एयरपोर्ट को, लेकिन आज फिर से कुछ विमानों का परिचालन शुरू कर दिया गया। पूरी तरीके से ये बहाल नहीं हुई है। दूसरी तरफ जो संख्या है ट्रेनों की, उसमें भी कमी देखी जा रही है, क्योंकि कई ट्रेनें रद्द करनी पड़ी हैं, कुछ ट्रेनों को यहाँ पर रीशेड्यूल करना पड़ा है। आंध्र प्रदेश की अगर बात करें तो यहाँ भी भारी बारिश के चलते जो कई जिले जो हैं वो काफी प्रभावित हैं। जो तटीय इलाका है वहां से हजारों लोगों को शिफ्ट किया गया है और सेफ जगह पे उन्हें पहुंचाया गया है। तिरुपति की अगर बात करें और नेल्लौर की, तो यहाँ पर बाढ़ की स्थिति फिलहाल बन गई है। तिरुपति में 5 बड़े डैम जो हैं वो पूरी तरीके से भर चुके हैं और आप इस वक्त तस्वीरों को देखकर भी अंदाजा कम से कम लगा सकते हैं कि कैसी स्थिति इस महा तूफान की वजह से इन जगहों की हुई है। चेन्नई और इसके आसपास के जो जिले हैं, यहां से तो भयावह तस्वीर सामने आ रही है। चेन्नई में 8 लोगों की मौत की खबर अब तक है। 2 दिन से पूरा चेन्नई महानगर जो है वो बाढ़ की चपेट में है। कुछ इलाकों में नाव के जरिए लोगों को राहत पहुंचाने का काम किया जा रहा है। देखिए, ये शहर के अंदर ये नाव चल रही है, एनडीआरएफ तैनात है यहाँ पर और लोगों को मदद इसके जरिए एनडीआरएफ कर रहा है। यातायात में काफी ज्यादा लोगों को परेशानी हो रही है, क्योंकि जो सड़कें हैं वहां पर पानी भर चुकी हैं और जो रास्ते हैं वो फिलहाल बंद हैं। हालांकि राज्य सरकार इसको देखते हुए एहतियात बरत रही है। राज्य सरकार ने कल से ही लोगों को कह रखा था कि वो अपने घरों में रहे। जो लोग काम करते हैं वो वर्क फ्रॉम होम पर रहे। घरों के जो दरवाजे खिड़कियां हैं उसको बंद रखे। राशन का सामान हो गया, दवाइयां हो गई, ये सारी चीजें आप घर में रखें। लेकिन फिर भी आफत यहाँ पर लगातार, खास करके ये चेन्नई की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पर लगातार है। स्वास्थ्य विभाग को भी इस बाढ़ के बाद की जो स्थिति होगी वो और भी खराब होगी, उसके लिए पूरी तरीके से तैयार रहने को कहा गया है। केंद्र सरकार से सहायता के तौर पर 5,000 करोड़ रुपए की मांग राज्य सरकार के द्वारा की गई है। और मिगजॉम तूफान आंध्र प्रदेश के समुद्री तट से टकरा गया है। मौसम विभाग ने अलर्ट यहां पर जारी कर दिया है। तूफान मिगजॉम का जो कितना बड़ा असर है ये बता रहे हमारे संवाददाता अमित पांडे। साइक्लोन मिगजॉम को लेकर काफी तेज हवाएं चल रही हैं आंध्र प्रदेश के बापटला पर, और ये तटीय इलाका है। देखिए तस्वीरें, देखिए जहां पेड़ तक गिर जा रहे हैं, तेज हवा चल रही है। न्यूज़ 18 इंडिया की टीम पल पल आपको ये तस्वीरें यहां पर दिखा रही है। बहुत तेज हवा चल रही है और इसी तरीके से एक नहीं बल्कि कई पेड़ यहाँ पर गिरे हुए हैं। बावजूद इसके हम इससे जुड़ी हर एक खबर के पहलू को हम आपको समझाना चाहते हैं एनडीआरएफ की टीम के साथ। सर, अभी देखिए इतनी ज़्यादा तेज़ हवा चल रही है और अब मतलब अभी स्पीड क्या होगी? अभी मेरे हिसाब से ये स्पीड 50 से 60 के बीच में है। और अब आगे क्या प्रेडिक्शन है, किस तरीके का आपने अनुमान लगाया है? इससे तकरीबन और 20 से 25 किलोमीटर की स्पीड और ज़्यादा बढ़ सकती है। और जैसा कि आईएमडी ने कहा है कि ये 110 तक जा सकती है, 110 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से जा सकती है। तो इसमें ठीक अच्छे खासे पेड़ गिर सकते हैं, बिजली के खंभे गिर सकते हैं। तो देखिए क्या होता है। अगले 2 घंटे बेहद महत्वपूर्ण होंगे। अगले 2 घंटे क्यों बेहद महत्वपूर्ण है, आप हमारे यहाँ पर दर्शकों को समझाइए। देखिए, जैसे कि बहुत सारे होर्डिंग्स लगे हुए होते हैं, काफ़ी बोर्ड लगे होते हैं, कच्चे मकान होते हैं, पेड़ होते हैं, तो ये सभी गिर सकते हैं इतनी ज़्यादा हवा में जो अगले 2 घंटे में। तो इसमें इसलिए से ये हिदायत की जाती है कि लोग अभी रोड पर ना निकलें और लोग अपने अंदर रहें, और जब ये तूफान थम जाता है उसके बाद ही बाहर निकलें।
ये तो रही महा तूफान की बात, लेकिन अब बाजार की बात करेंगे क्योंकि बाजार में भी तेजी का तूफान मचा हुआ है। लगातार नए हाई का रिकॉर्ड बाजार बना रहा है। आज लगातार दूसरे दिन बाजार में रिकॉर्ड तोड़ तेजी रही। इसी तेजी के साथ बाजार हर निशान पर बंद हुआ। सेंसेक्स 431 अंक चढ़कर 69,296 पर बंद हुआ, तो वहीं निफ्टी 168 अंक चढ़कर 20,855 पर बंद हुआ। आज सबसे ज्यादा खरीदारी बैंकिंग, पीएससी, ऑटो शेयरों में रही, तो वहीं आईटी, रियलिटी, एफएमसीजी, फार्मा शेयरों पर आज दबाव देखा गया। इसी तेजी में लार्ज कैप के शेयरों में निवेश की रणनीति अपनानी चाहिए, ऐसा कहना है 361 की प्रेसिडेंट अनु जैन का। उन्होंने आगे ये भी कहा कि वे एसबीआई, एचडीएफसी बैंक, आईसीसी बैंक और एक्सिस बैंक पर काफी बुलिश हैं। अगर आपका रिस्क प्रोफाइल सेफ स्टेडी इन्वेस्टर का है तो मेरे ख्याल से एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, एक्सिस और एसबीआई, इन चारों स्टॉक्स का अगर आप एक कॉम्बिनेशन लेंगे, you will get very good returns, and this will be with medium risk. Okay, I mean the stock market risk is always there in the market, but ये मीडियम रिस्क के स्टॉक है। एक चीज और बताऊंगी कि अभी तक स्मॉल कैप्स बहुत चल चुके हैं, तो कहीं ना कहीं लार्ज कैप्स का आउट परफॉर्मेंस जो सब बोल रहे हैं वो होगा। तो आपके पोर्टफोलियो में लार्ज कैप, स्मॉल कैप का क्या एलोकेशन आपको कंफर्टेबल लगता है, वो आपको डिसाइड करना है। मार्केट अपने अनुसार चलता है, लेकिन आपका रिस्क मैट्रिक्स आपका अपना होता है, जो आपको नॉट एज पर द मार्केट बट एज पर योर कंफर्ट लेवल वो पहले से डिसाइड करके रखना पड़ता है और उसको रीबैलेंस करना पड़ता है। और बाजार के बाद अब बात करेंगे पॉलिटिक्स की, जहां सियासी घमासान इंडिया गठबंधन को लेकर भी उठ खड़ा हुआ है। वहीं खबर इंडिया गठबंधन की कल दिल्ली में होने वाली जो बैठक थी वो स्थगित कर दी गई है। इस पर ज्यादा अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़ रही हैं पल्लवी घोष। पल्लवी जी, इंडिया गठबंधन की बैठक क्यों रद्द कर दी गई, क्या कारण इसका बताया जा रहा है? देखिए, बहुत बड़ा धक्का पहुंचा है इंडिया फ्रंट अलायंस के गठबंधन को, क्योंकि अब जो 6 तारीख को उनकी बैठक होने वाली थी, अब वो बैठक उस तरह से नहीं होगी। अब क्या हो गया है कि जितने भी घटक दल हैं, उनके जितने भी पार्लियामेंट्री पार्टी के लीडर हैं जो इस समय पार्लियामेंट में मौजूद हैं, उन्हीं की बैठक होगी। लेकिन जो असली बैठक जिस पर सीट शेयरिंग की बातचीत होना संभव था, वो अब मीटिंग तीसरे वीक में दिसंबर का हमें बताया जा रहा है। वो भी अगर इन नेताओं को वक्त मिले तो। अभी तक क्या हुआ है कि ममता बनर्जी, नीतीश कुमार, इन सब ने कहा है कि वो इस बैठक के लिए नहीं आ पाएंगे क्योंकि उनके पास टाइम नहीं है, या उन्होंने कोई और प्रोग्राम ऑलरेडी बना दिया है। लेकिन इससे ये बात भी साफ निकल के आती है कि सब कुछ ठीक नहीं है। सबसे पहले आपने मध्य प्रदेश के चुनाव के दौरान देखा होगा कि कैसे समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच मतभेद था। वहाँ पे जब कमलनाथ ने बयान दिया था कि मैं एसपी वेसपी किसी को नहीं जानता और इसलिए मैं उन लोगों को वो 6 सीट नहीं दे पाऊंगा जिसकी मांग वो कर रहे थे, उस समय अखिलेश यादव काफ़ी नाराज़ हुए थे और उन्होंने कहा था कि इनको मैं सबक सिखाऊंगा उत्तर प्रदेश में आके। आपने देखा क्या परिणाम हुआ, कांग्रेस हार गई। अब सिर्फ समाजवादी पार्टी ही नहीं, तृणमूल कांग्रेस का भी ये कहना है, आरजेडी का भी कहना ये है कि कांग्रेस में सब ठीक नहीं है। ये सिर्फ बीजेपी का जीत नहीं है, ये इंडिया फ्रंट अलायंस की हार नहीं है, ये सिर्फ कांग्रेस की हार है। ऐसे में मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस जो सोच रही थी कि हम सबसे बिग ब्रदर होंगे, हम डिसाइड करेंगे कि हमें कितने सीट्स चाहिए, वो मुझे नहीं लगता अब मुमकिन हो पाएगा। इसमें जो बाकी छोटे दल हैं, जो एसपी है, आरजेडी है, उनका मानना यह है कि अब हम डिक्टेट करेंगे, और ऐसे माहौल में इंडिया फ्रंट अलायंस का बैठक हो पाना नामुमकिन ही था, और यही एक कारण है जिसके चलते इसको रद्द किया गया। जी, बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए आपका पल्लवी जी। और 3 राज्यों में कांग्रेस की करारी हार के बाद इंडिया गठबंधन में दरार अब दिखने लगी है। इंडिया गठबंधन के कई नेता कांग्रेस पर जमकर हमले कर रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस के सांसद अधीर रंजन चौधरी ने भी आज ममता को अपना जवाब दे दिया है। चुनाव के पहले भी उनकी रवैया कुछ इस तरीके ही थे। इतने 5 स्टेटों में चुनाव हुई थी, कहीं हो ये तो कभी नहीं कहे कि भाई बीजेपी के विपक्ष लोगों को वोट दिया करो, कभी नहीं कहे कि बीजेपी को हराने के लिए चुनाव में आम लोग विपक्ष को वोट दो, ये भी उन्होंने नहीं की थी। और इंडिया गठबंधन में क्यों पड़ी दरार, आज आवाज अड्डा में इसी पर करेंगे बड़ी चर्चा शाम 7:57 पर।
और अब बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जिन्होंने विपक्षी दलों पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि वो अपने अहंकार, झूठ, निराशावाद और अज्ञानता से खुश रह सकते हैं, लेकिन उनके विभाजनकारी एजेंडे से सावधान रहना होगा। 70 साल पुरानी आदत इतनी आसानी से नहीं जा सकती है। साथ ही ऐसे लोगों से उम्मीद की जाती है कि उन्हें इस तरीके के हालातों के लिए तैयार रहना चाहिए। और बीजेपी की जीत के बाद राजस्थान का सीएम कौन होगा, ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है। राजस्थान के सीएम पद के लिए कई दावेदार सामने आए हैं। इनमें सबसे पहला नाम है वसुंधरा राजे का। इसके अलावा गजेंद्र सिंह शेखावत, बाबा बालकनाथ, ये नाम भी रेस में है। लेकिन एक और नाम है जो नया नाम है, और वो नाम है राजघराने से दिया कुमारी का। सीएम कौन होगा, इसे लेकर बीजेपी में बैठकों का दौर चल रहा है। जयपुर में आज बीजेपी की बड़ी बैठक हुई। यहां पर राजस्थान बीजेपी के अध्यक्ष सीपी जोशी और प्रदेश संगठन महामंत्री चंद्रशेखर और अरुण सिंह मौजूद थे। बैठक के बाद अरुण सिंह ने कहा कि दिल्ली में संसदीय बोर्ड जो भी फैसला करेगा वो सबको मंजूर होगा। विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम चुनाव जीते हैं। जो केंद्रीय नेतृत्व फैसला लेगा पार्लियामेंट्री बोर्ड, वही सभी को मानेगा। तो वहीं दूसरी तरफ इसको लेकर यानी कि मध्य प्रदेश में बीजेपी की बड़ी जीत हुई है, और जिसके बाद सबकी नजरें यहां भी सीएम की रेस पर लगी हुई हैं। इस बीच इस रेस में सबसे आगे बताए जा रहे हैं, जो अब तक थे भी, शिवराज सिंह चौहान। उन्होंने आज एक जो बयान दिया उसने सबको चौंका दिया है। एक वीडियो जारी करके शिवराज सिंह चौहान ने यह जाहिर किया है कि वो इस सीएम की रेस में कभी थे ही नहीं, और वो एक पार्टी के कार्यकर्ता है, और कार्यकर्ता के तौर पर पार्टी जो भी जिम्मेदारी उनको देगी उसे वो बखूबी निभाएंगे। मैं एक कार्यकर्ता हूं। पार्टी ने जब जो काम दिया उस काम को पूरी प्रामाणिकता, ईमानदारी और जितना मुझ में सामर्थ्य था उस सामर्थ्य को झोंक के मैंने वो काम पूरा करने का प्रयास किया है। मैं मुख्यमंत्री का दावेदार ना तो पहले कभी रहा और ना आज हूं। मैं एक कार्यकर्ता के नाते उस काम को समर्पित भाव से अपनी संपूर्ण शक्ति, क्षमता और प्रामाणिकता, ईमानदारी से सदैव करता रहूंगा। मोदी जी हमारे नेता हैं और उनके साथ काम करने में हमने सदैव गर्व का और आनंद का अनुभव किया है। प्रदेश की जनता का एक बार फिर से आभार। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन जल्द होंगे हाजिर। आप बने और ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। और अब बात करेंगे ब्रिटिश न्यूज़पेपर द टेलीग्राफ की, जिसने दिल्ली के अपोलो हॉस्पिटल पर म्यांमार से अवैध तरीके से किडनी खरीदने के आरोप लगाए हैं। पेपर ने दावा किया कि हॉस्पिटल बड़ा रैकेट चला रहा है। हालांकि अपोलो हॉस्पिटल ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों का खंडन किया है, लेकिन केंद्रीय हेल्थ मिनिस्ट्री ने जांच के आदेश अब दे दिए हैं। डिटेल लेते हैं इस खबर पर दीपाली से। दीपाली, बताएं जरा, केंद्रीय मंत्रालय ने तो एक्शन में अब केंद्रीय मंत्रालय आते दिख रहा है अपोलो हॉस्पिटल के खिलाफ। देखिए, अपोलो हॉस्पिटल पहले ही खंडन जारी कर चुका है जिस तरह की रिपोर्ट ब्रिटिश अखबार द टेलीग्राफ में आई है। लेकिन अब इसमें बड़ी खबर ये है कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से संज्ञान लिया गया है और इस पूरे मामले के जांच के आदेश भी जारी किए जा चुके हैं। जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ऑर्गेनाइजेशन है नोटो, वो इस पूरे मामले में जांच करेगी। सूत्र हमें बता रहे हैं कि जो शुरुआती जवाब मंत्रालय को अपोलो हॉस्पिटल की तरफ से दिया गया है उसमें उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि सभी नियमों का पालन करते हुए ही ट्रांसप्लांट की प्रक्रिया देश में की जा रही है। खासतौर पर अगर हम फॉर्म 21 की बात करें तो ये एक मैंडेटरी फॉर्म होता है जब खासतौर पर किसी दूसरे देश से ऑर्गन को लाया जाता है, क्योंकि इसी फॉर्म को वहां की एम्बेसी सर्टिफाई करती है। तो लीगली ये काफी मैंडेटरी प्रोसेस है। इसका पालन अपोलो हॉस्पिटल की तरफ से किया जा रहा है। ये जवाब अपोलो ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय को दिया है। लेकिन चूंकि अब जांच की जाएगी पूरे मामले की और उसके बाद ही पता लगाया जा सकेगा कि इस रिपोर्ट में आखिर कितनी सच्चाई है। जी, बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए आपका दीपाली। और युवाओं में हार्ट अटैक के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार ने एक बड़ी मुहिम छेड़ दी है। इसके तहत कल एक साथ 10 लाख से ज्यादा लोगों को सीपीआर की ट्रेनिंग दी जाएगी। ये कार्यक्रम नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंस की पहल है, जिसमें सरकार ने सहयोग दिया है। कल सुबह 9:30 बजे उन तमाम लोगों को प्रशिक्षण दिया जाएगा जो रजिस्टर अपने आप को करवा चुके हैं। सरकार इस कार्यक्रम के जरिए सीपीआर की तकनीक को समुदाय का हिस्सा बनाना चाहती है, ताकि
जहां तक हो सके लोगों की जान को बचाया जा सके। और गुजरात में पिछले 6 महीने की अगर बात करें तो यहां पर हार्ट अटैक से 1000 मौतों के बाद सरकार ने यह फैसला लिया है कि वहां पर टीचर्स को सीपीआर की ट्रेनिंग दी जाएगी। क्यों बढ़ रहे हैं युवाओं में हार्ट अटैक के मामले और क्या है इसका डिफेंस? कंज्यूमर अड्डा में आज इसी पर करेंगे चर्चा शाम 5:57 पर। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों पर लगातार अपडेट के लिए आप बने रहें सीएनबीसी आवाज के साथ।